नमस्कार साथियों, जीतेश के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी, संगीता कोहली जी, गुड इवनिंग। तो आज अपनी पहली क्लास है, फर्स्ट। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्लास की, है ना। तो आज जो पहला टॉपिक है, हम लोग सिलेबस को, जो टॉपिक है सिलेबस में जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जो सीक्वेंस हमारे सिलेबस में है लगभग टॉपिक का, उसी सीक्वेंस में पूरे सिलेबस को, ओवरऑल सिलेबस को हम लोग लेके चलेंगे, ब्रीफिंग करेंगे। पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक के सब टॉपिक में आपको देखिए, गुड इवनिंग। इसके सब टॉपिक में आप देखेंगे कि पहली चीज तो है पृष्ठभूमि। पहले इन बिंदुओं को समझिए। सबसे पहले है आपका पृष्ठभूमि, उसके बाद है आपका सिलेबस में काल विभाजन, उसके बाद है आपका नामकरण। नामकरण से अभिप्राय यहाँ कालखंडों के नामकरण से है। इसके बाद है वर्गीकरण, और इसके बाद है आपका युगीन प्रवृत्तियां। अब पहले इन सारी चीजों को समझिए कि हमें इन सब का अध्ययन कैसे करना है, किस तरह से हम इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज, जब हम आते हैं पृष्ठभूमि पर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर वर्तमान समय संदर्भ की बात की जाए तो आज हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में एक लंबी चौड़ी परंपरा है, एक सुदीर्घ परंपरा है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित शताधिक जानी मानी पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं आज के समय में। मतलब इतिहास लेखन पर विस्तृत कार्य हुआ है। अब ये जो कार्य हुआ है, इसका आरंभ कब से माना जाता है, इसमें औपचारिकता का समावेश कब होता है, यानी औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन कहाँ से शुरू हो रहा है। औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन शुरू हो जाने के बाद इस लेखन के क्रम में परिपक्वता कहाँ से आ रही है, ये हर जगह पर जाकर के बिंदुवार इसमें अंतर होता है और अलग अलग स्तर से इसकी व्याख्या की जाती है। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है पृष्ठभूमि। इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्व पीठिका। एक ही बात है, पृष्ठभूमि कहें चाहे पूर्व पीठिका कहें, चाहे अंग्रेजी भाषा के शब्द का प्रयोग करें तो बैकग्राउंड कहें। अभिप्राय इसका यह हुआ कि साहित्य इतिहास लेखन जो आज हमारे समक्ष है, इसकी जमीन कैसे तैयार हुई। मतलब ये साहित्य इतिहास लेखन जो हुआ, इसके लिए आधार सामग्री कहां से आई, कच्चे माल कहां से लिए गए, या इसकी प्रेरणा कहां से आई। ये सारी चीजें मिल करके क्या करती हैं कि इतिहास लेखन की एक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, एक पूर्व पीठिका तैयार करती हैं। तो स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं कि इस पूर्व पीठिका के अंतर्गत जो भी चीजें हमें अध्ययन करनी है, जो भी हमें पढ़ना है, वो ऐसी रचनाओं के बारे में पढ़ना है जिन रचनाओं का उपयोग साहित्य इतिहास लेखन में हमारे प्रबुद्ध साहित्यकारों ने कच्चे माल के रूप में किया है। मतलब उनका संदर्भ लिया है, यानी ऐसी रचनाओं को पढ़ना है जो साहित्य इतिहास लेखन के क्रम में संदर्भ ग्रंथ के रूप में काम आए हैं। मतलब एक शब्द में अगर हम कहें तो यहाँ पर पूर्व पीठिका या पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमें उन रचनाओं पर जाना है जो संदर्भ ग्रंथ के रूप में लिए गए हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि संदर्भ ग्रंथ के रूप में कुछ वार्ता ग्रंथ हैं, कुछ वृत्त संग्रह हैं, और इसके अतिरिक्त
कुछ और संत कवियों की वाणियों का संग्रह है, संत कवियों की रचनाओं का संग्रह है, जिसको आधारगत किया है परवर्ती इतिहासकारों ने, जिन्होंने औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन का दायित्व निभाया है। तो यह स्पष्ट है कि पूर्व पीठिका के अंतर्गत हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे। इसके बाद काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युगीन प्रवृत्तियां जो हैं, अब जैसे नामकरण की बात आती है, काल विभाजन की बात आती है, तो काल विभाजन के क्रम में आप सब भी जानते हैं कि काल विभाजन अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग पद्धति का प्रयोग करते हुए कालखंडों का विभाजन किया है। कालखंडों के नामकरण को लेकर भी मतैक्य की स्थिति नहीं है, बहुत सारे मतभेद हैं। तो उन मतभेदों को, या किन बिंदुओं पर मतैक्य है, या कौन सा साहित्यिक कालखंड किस समय से किस समय तक, यानी किस समय अवधि का है, इस पर कई सारे मत आएंगे अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर, कि इस इतिहासकार ने इसे यहां से उठाने का प्रयास किया है, इस इतिहासकार ने इसे यहां से उठाने का प्रयास किया है। नामकरण का जहां तक प्रश्न है, तो आप सब ने साहित्य इतिहास के कई ग्रंथों को पढ़ा होगा। साहित्य इतिहास ग्रंथों में आपने देखा है कि नामकरण को लेकर के एक मत की स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे नामकरण है कालखंडों के जो सर्वसहमति से, सबकी सहमति से या व्यापक रूप से स्वीकृत किए जा चुके हैं। बावजूद इसके आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल के कुछ उपखंड ऐसे हैं, या आधुनिक काल के कुछ उपखंड ऐसे हैं जिनके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतैक्य की स्थिति नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण उसको किए हैं। अब नामकरण के अंतर्गत दो बातें आ जाती हैं, किसी साहित्यिक कालखंड के नामकरण का आधार क्या है, या फिर उसका कौन सा नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। ये दो तरह के प्रश्न वहां पर होते हैं। वर्गीकरण के आधार, नामकरण के आधार की अगर हम बात करें, तो आप पूरे साहित्य इतिहास में आप देखेंगे कि नामकरण का जो आधार है, कुछ नामकरण ऐसे हैं जो विशेष पद्धति पर आधारित हैं, और कुछ कालखंडों के नामकरण ऐसे किए गए हैं जो निर्विशेष हैं, मतलब उसमें किसी खास प्रवृत्ति को आधारगत नहीं किया गया है। जो विशेष नामकरण है, विशेष नामकरण के पीछे आप देखेंगे कि या तो उस दौर की साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधारगत किया गया है, यानी साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर उस कालखंड का नामकरण किया गया है, या कुछ एक कालखंड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन कालखंडों के नामकरण के क्रम में केंद्रीय साहित्यकार के नाम का सहारा लिया गया है। अधिकतर यही दो प्रवृत्तियां आपको मिलेंगी, और इन दोनों में भी साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्यादा आधारगत किया गया है। जो नामकरण मान्य है उसके संदर्भ की बात अगर करें, तो जो नामकरण मान्य नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए या संदर्भ के लिए पढ़े जाते हैं, अब जैसे ग्रियर्सन साहब ने 11 कालखंड बना दिए, तो उनके नामकरण प्रचलित नहीं हो पाए, लोकप्रिय नहीं हो पाए, या साहित्य इतिहास के अध्ययन के क्रम में उन नामों का सहयोग, उन नामों का उपयोग नहीं किया जाता है। नामकरण का उपयोग जो किया जाता है वो ज्यादातर आचार्य शुक्ल के द्वारा किए गए नामकरण का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किए गए नामकरण का, या परवर्ती साहित्य इतिहासकारों में डॉक्टर नगेंद्र हो गए, बच्चन सिंह हो गए, इन साहित्यकारों के द्वारा जो कालखंडों के नामकरण किए गए हैं उनमें प्रामाणिकता भी है, और उनका उपयोग पठन पाठन के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। पुस्तक लेखकों के द्वारा भी, शिक्षकों के द्वारा भी, और शिक्षार्थियों के द्वारा भी। तो नामकरण के संदर्भ में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो नामकरण का आधार, कहां पर नामकरण विशेष है, कहां पर निर्विशेष है, कहां पर यादृच्छिक प्रणाली का प्रयोग किया गया है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहां से, उसको भी समझ लीजिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आते हैं वो नाम और नाम देने वाले साहित्यकार या इतिहासकार, इनकी जो जोड़ा, इनका जो पेयर मिलाना होता है, युग्म मिलाना होता है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। या कई बार सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन उठा दिया जाता है कि आदिकाल का ये नाम किसने दिया, या रीतिकाल का ये नाम किसने दिया। तो आप सभी जानते ही हैं कि चारों कालखंड जो चार दौर में मान्य है
उन चारों कालखंडों में आदिकाल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, और दूसरा उसके बाद की बात करें तो रीतिकाल को लेकर के उसके बाद दूसरा विवाद उठता है नाम को लेकर के। भक्ति काल में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है, कुछ उपखंडों को लेकर के नाम बदलने की बात जरूर कही गई है। आधुनिक काल में भी ऐसे ही देखेंगे तो ऐसा कोई विवाद नहीं है, जो नाम चल पड़ा है वो चल पड़ा है। किसने दिया, इस पर चर्चा हम लोग आगे अध्ययन के क्रम में करेंगे, जब वो टॉपिक हम लोगों के सामने आएगा उस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। वर्गीकरण के अंतर्गत आपको ये देखना है कि किस साहित्य इतिहासकार ने कालखंडों को किस किस नाम से वर्गीकृत किया है और कितने खंडों में वर्गीकृत किया है, और उसके वर्गीकरण का आधार क्या है। युगीन प्रवृत्तियों की जहां तक बात है तो आदिकालीन साहित्य की युगीन प्रवृत्तियां क्या हैं, भक्तिकालीन साहित्य की युगीन प्रवृत्तियां क्या हैं, या रीतिकालीन साहित्य की युगीन प्रवृत्तियां क्या हैं, या आधुनिक काल के साहित्य की युगीन प्रवृत्तियां क्या हैं। युगीन प्रवृत्तियों के साथ, अब युगीन प्रवृत्तियों की जब भी बात करते हैं आप, तो युगीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, उस समय की धार्मिक व्यवस्था, उस समय की आर्थिक व्यवस्था, ये सब मिल करके एक युग विशेष का निर्माण करते हैं, और इन सब के आलोक में साहित्य सृजन होता है। तो इनका सीधा संबंध साहित्य से होता है। तो जब तक युगीन परिस्थितियां और साहित्य का आपस में सामंजस्य नहीं बिठाया जाएगा, तब तक साहित्य की सही व्याख्या, सही समीक्षा संभव ही नहीं है। जो कि शुक्ल जी की पद्धति भी है। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास लेखन के आरंभ में ही ये बिंदु स्पष्ट कर दिया कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक चित्त वृत्तियों के इन्हीं परिवर्तनों को परखते हुए साहित्य के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगर शुक्ल जी के शब्दों में, ये शब्द जो हैं ये शुक्ल जी के हैं, शुक्ल जी के शब्दों में इस बात को हम आत्मसात कर लें तो साहित्य का मूल्यांकन किया जाना, साहित्य की समीक्षा किया जाना, युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना, और उस दौर का वो साहित्य उस दौर में कितना प्रासंगिक है, आगे के दौर में उसकी प्रासंगिकता कितनी है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी की पद्धति जो है वो बड़ी सटीक पद्धति है, और प्रायः आपने देखा होगा कि पठन पाठन के क्षेत्र में शुक्ल जी का साहित्य इतिहास लेखन जो है, उनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है, वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए स्तंभल बना हुआ है। और वो केंद्र में आज भी, जब लिखा गया था तब भी उसकी प्रासंगिकता उतनी थी, इतने लंबे वक्त के गुजर जाने के बाद भी उसकी प्रासंगिकता वही है, और आने वाले समय में भी उसकी प्रासंगिकता वही बनी रहेगी। इसके पीछे कारण क्या है? उसमें निहित वैज्ञानिकता। जिस वैज्ञानिकता को आधारगत करते हुए शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास लेखन किया, वैज्ञानिकता जो है वो कभी आउटडेटेड नहीं होती। यही कारण है कि वो तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और आने वाले समय में भी उसकी प्रासंगिकता विद्यमान रहेगी। तो यहाँ पर इन सारी चीजों का अध्ययन हमें करना है, और इसमें सबसे पहले जो हम लोग स्टार्टअप लेंगे वो पृष्ठभूमि से लेंगे, यानी साहित्य इतिहास लेखन में संदर्भ ग्रंथ के रूप में ऐसे कौन कौन से ग्रंथ लिए गए, उनका विवरण हमें चाहिए कि भाई कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए जी। कालिदास हजारा लिखा गया तो उसकी क्या विशेषता है, भक्तमाल लिखा गया तो उसकी क्या विशेषता है, कविमाला लिखी गई तो उसकी क्या विशेषता है, 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई तो उसके क्या क्या तत्व और उसकी क्या विशेषताएं। इन्हीं सभी संदर्भ ग्रंथों को के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वही है इस टॉपिक का सार, पृष्ठभूमि का, बैकग्राउंड का। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो साहित्य इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे, और साहित्य इतिहास लेखन का वर्गीकरण कैसे किया जाए, किस रूप में किया जाए कि सरलता पूर्वक हम उसका अध्ययन करें, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक मैंने जो आपसे बातें की, जो आपको समझाने का, जो बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया मैंने, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है,
कुछ पूछना चाहता है, किसी की कोई भी क्वेरी है, तो अपनी बात रखें। मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, अपनी बात रखें। और क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो संकेत दे दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की बात की जाए, इसके बिना सारी कहानी अधूरी रह जाती है। साहित्य इतिहास लेखन, अगर इसमें एक शब्द हम जोड़ दें, परंपरा, तो और ज्यादा ये शब्द सुटेबल बन जाता है कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, और आज हम किस स्टेज में हैं इस मामले में, साहित्य का इतिहास लिखे जाने के मामले में। अब इस इतिहास लेखन की परंपरा को यदि आप देखें तो आपके सामने सीधे सीधे ये आप दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आज हमारे समक्ष साहित्य इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा दिखाई देती है। इस क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का आगमन, साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का जो आगमन है, एक कह सकते हैं कि एक निर्णायक मोड़ है, निर्णायक मोड़ है, जहां से इसके स्वरूप में पूर्ण परिपक्वता और वैज्ञानिकता का समावेश होता है। तो अब देखिए, शुक्ल के आने के बाद यहां पर एक निर्णायक मोड़ आता है और यहां से पूरी तरह से इतिहास लेखन में परिपक्वता भी आती है, वैज्ञानिकता भी आती है, और उसका एक ठोस स्वरूप तय हो जाता है, जिससे अकादमिक जगत को हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में बहुत ही सहूलियत होती है। और लगभग शुक्ल जी के इतिहास लेखन के द्वारा साहित्य की बहुत सारी अनसुलझी पहेलियों को सुलझा दिया जाता है, जो कि हम सभी के लिए सर्वग्राह्य हो जाता है और सरल हो जाता है उसको पढ़ना और तैयार करना। तो इस प्रकार साहित्य के इतिहास लेखन को यदि वर्गीकृत किया जाए तो इसके वर्गीकरण में स्वाभाविक है, हमारे इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी को केंद्र में रख कर ही साहित्य इतिहास लेखन का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, और यही समीचीन है, यही सर्वथा उचित भी है। तो अब वर्गीकरण की अगर हम बात करें, साहित्य इतिहास लेखन के वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, शुक्ल युगीन साहित्य इतिहास लेखन, और शुक्लोत्तर साहित्य इतिहास लेखन। साहित्य के इतिहास को इसी तरह से वर्गीकृत करके पढ़ा जाना चाहिए।
अब शुक्ल पूर्व हम अभी यहाँ है, हमें अभी इनिशिएट करना है। शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन पर हमें चर्चा करनी है। शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन में आप पाएंगे कि इस दौर के ग्रंथों को अगर दो वर्गों में रख दिया जाए तो आपका काम और सरल हो जाता है। शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक से अभिप्राय यही है कि यहां पर जो भी ग्रंथ आपके आएंगे वो औपचारिक रूप से साहित्य का इतिहास नहीं है, लेकिन साहित्य के इतिहास लिखे जाने में उनकी केंद्रीय भूमिका अवश्य रही है, यानी उन ग्रंथों का संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। और औपचारिक इतिहास लेखन जो है आप सभी परिचित हैं, आप सभी की जानी पहचानी बात ही मैं भी बताऊंगा कि गारसा दत्तासी से औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। अब इस बिंदु को लेकर के थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें यदि हम अनौपचारिक की बात करें, अनौपचारिक ग्रंथों की बात करें, तो ऐसे सारे ग्रंथ जो कि इतिहास नहीं है लेकिन इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं, उन ग्रंथों के नाम आएंगे। जैसे आपका भक्तमाल है, कालिदास हजारा है, कविमाला है, कविमाला के साथ साथ आपका आदि ग्रंथ है, इसके बाद आपका 84 वैष्णवन की वार्ता है, इसके बाद आपका 252 वैष्णवन की वार्ता है। अब देखिए ये ग्रंथ ऐसे हैं जो कि औपचारिक रूप से साहित्य का इतिहास नहीं है, बावजूद इसके आपने देखा होगा कि इन सभी से प्रश्न उठाए जाते हैं, इन सभी के रचनाकार भी पूछ लिए जाते हैं, या इनमें कितने कवियों का परिचय है ये भी पूछ लिया जाता है, इनमें कितने पद हैं ये भी पूछा जा सकता है, कई बार इनके सीक्वेंस भी पूछ लिए जाते हैं कि पहले कौन सा है। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न यहाँ से इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि साहित्य इतिहास के लेखन में इनकी केंद्रीय भूमिका रही है, महती भूमिका इनकी रही है। अब जब इसके बाद आप शुक्ल पूर्व के औपचारिक इतिहास लेखन में आते हैं तो औपचारिक इतिहास लेखन में आप पाते हैं कि सबसे पहला नाम जो आता है वो आपका आता है गारसा द तासी का। सबसे पहले आपके तासी साहब आते हैं। तासी के बाद आप सभी जानते हैं कि तासी के ही अनुकरण में आपके मौलवी करीमुद्दीन साहब ने लिखा। इसके बाद जो है आपके सेंगर साहब आते हैं, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम आता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद आप सभी जानते ही हैं कि मिस्र बंधुओं का नाम आता है, और मिस्र बंधुओं के बाद आचार्य शुक्ल आ जाते हैं। वहां से साहित्य इतिहास का कायाकल्प हो जाता है, वहां से साहित्य का इतिहास जो है एक नए तेवर कलेवर में हमारे सामने आ जाता है। तो शुक्ल पूर्व युग में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, और ये जितना है अनौपचारिक वाला पार्ट ये आपको साहित्य इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि के तौर पे आपको देखना है, बैकग्राउंड के तौर पे आपको देखना है।
तो एक पृष्ठभूमि शब्द को लेकर के मैं चला था, उसी का डिटेलिंग अभी तक मैं कर रहा हूं कि पृष्ठभूमि को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि पृष्ठभूमि जो है ये नींव है, नींव अच्छी पड़ेगी तो इमारत भी बुलंद होगी। और मेरा इरादा यही है, ऐसा ही कुछ है कि इमारतें बुलंद हों। तो अब हम लोग अनौपचारिक साहित्य इतिहास लेखन यानी साहित्य इतिहास के पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं अपने मूल विषय वस्तु पे। ठीक है, तो अनौपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, इसमें सीक्वेंस में देखा जाए तो सबसे पहले जो है आपका भक्तमाल आता है। तो सबसे पहले हम लोग भक्तमाल पर चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत कुछ चीजें नहीं पूछी जाती, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका रचना काल ध्यान रखिए, भक्तमाल जो है आपका 1585 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। और इसके प्रणेता हैं, इसके रचनाकार हैं नाभादास, ये भी आप जानते हैं, रचनाकार इसके नाभादास जी। ठीक है, अब इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, कितने कवियों का परिचय है, ये सब कुछ तथ्यगत जानकारियां होती हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी चीज, इसमें 200 कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय है। अब इन 200 कवियों में वो कौन सी परंपरा के कवि हैं, तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें सिद्ध, नाथ और संत कवियों को सबको मिलाकर के इसमें 200 कवियों को भक्ति शाखा के, संत कवि नहीं लिख करके इसको भक्ति शाखा ही लिखना उचित रहेगा, भक्ति शाखा। तो सिद्ध भी हैं, नाथ भी हैं और भक्ति शाखा के कवि भी हैं, इन सबको मिलाकर इसमें आपको 200 कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय आपको इसके अंतर्गत, भक्तमाल के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो उपलब्ध संस्करण है, नागरी प्रचारणी सभा में जो इसका एक उपलब्ध संस्करण है, उसमें इसके उपलब्ध संस्करण में 214 पदों की ये रचना है। जो इसका उपलब्ध संस्करण है उसमें आपको कुल 214 पद मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जीवन चरित्र लिखे जाने का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। आगे जाके जो जीवन चरित्र जीवनी के रूप में एक विधा बन गई, तो जीवन चरित्र लेखन का आरंभ, जहां पर कवि का जीवन वृत्त लिखा जा रहा है, उसके बारे में लिखा जा रहा है, इसी ग्रंथ से स्वीकार किया जाता है। तो एक खास बात यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जीवन चरित्र लेखन का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। तो ये 2-4 बातें जो हैं इस रचना के बारे में आपको आत्मसात करनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी रचना जो आएगी आपका पृष्ठभूमि के अंतर्गत, वो होगी कविमाला। तो अब बात करेंगे हम लोग कविमाला की। दूसरा ग्रंथ जो है आपका इस परंपरा में आपको दिखेगी कविमाला।
कविमाला जो है ये 1655 ईस्वी की रचना है। रचना काल की अगर हम बात करें तो 1655 1655 ईस्वी में ये रचना प्रणीत हुई। अब कविवृत्त संग्रह संबंधी अगर कोई पहली रचना है तो वो यही है। कवियों का जीवन वृत्त जो दिया जाता है तो वृत्त संग्रह संबंधी पहली रचना है। इसके बारे में एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसके जो रचनाकार हैं वो तुलसी राम हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके रचनाकार जो है इसके तुलसी राम। ध्यान रखेंगे ये तुलसीदास वाले तुलसी राम नहीं है, ये अलग हैं तुलसी राम। हाँ, ये जरूर बात है कि ये अपने आप को तुलसीदास का अवतार मानते थे। इनके बारे में ये जरूर प्रचलित है कि ये अपने आप को गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार मानते थे और समाज में अपने आप को उनके अवतार के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। तो रचनाकार कविमाला के आपके तुलसी राम हो गए। दूसरी चीज जो मैंने बताया याद रखनी है कि यह वृत्त संग्रह संबंधी प्रथम रचना है। कविवृत्त संग्रह से संबंधित ये रचना जो है वो पहली रचना के रूप में स्वीकार की जाती है, ठीक है। इस ग्रंथ में 1443 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक के बीच, 1443 से 1643 यानी 200 वर्षों के 75 कवियों का संग्रह है। इसमें 1443 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच यानी कह सकते हैं कि 200 वर्ष, 200 वर्षों के बीच में जो भी कवि हुए हैं के बीच के 75 कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ के बारे में दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ग्रंथ जो है ये उपलब्ध नहीं है, तो इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि यह रचना जो है अनुपलब्ध है, ये रचना उपलब्ध नहीं। इसके बाद इस क्रम में तीसरी रचना जो आती है आपकी वो आती है कालिदास हजारा। तीसरी रचना इस क्रम में आपकी आती है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा जो है ये इसका रचना काल 1718 ईस्वी माना जाता है। 1718 ईस्वी की रचना है। हालांकि इन रचनाओं के रचना काल नहीं पूछे जाते, फिर भी जानकारी के लिए डाल दे रहा हूं मैं। रचनाकार इसके जो हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी की ये रचना है, मतलब ये संस्कृत वाले कालिदास नहीं है, ध्यान रखेंगे, कालिदास त्रिवेदी। अब इस ग्रंथ में 1423 से लेकर के 1718 के बीच के 212 कवियों का पद है। 1423 से लेकर के 1718 इस ग्रंथ में 1423 से लेकर 1718 के बीच के 212 कवियों के 1000 पद संकलित हैं। अब चूंकि 1000 पद लिखना इसमें कोई आवश्यक नहीं था, क्योंकि इसके नाम में ही ये विशेषण लगा हुआ है हजारा, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास हजारा में 1000 पद ही होंगे, ठीक है। अब
इस ग्रंथ की महत्ता की हम बात करें तो इस ग्रंथ की महत्ता ये है कि जब सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, सरोज लिखा, शिवसिंह सरोज, तो इस ग्रंथ को मुख्य आधार सामग्री के रूप में प्रयोग किया। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि शिवसिंह सरोज के लिए यह आधार ग्रंथ है। मतलब सेंगर ने इसका उपयोग जो है वो खूब किया है इस ग्रंथ का। यहाँ से कवियों का रेफरेंस लिया है, परिचय वगैरह सब कुछ लिया है और उसको अपने इतिहास ग्रंथ में, मतलब संदर्भ ग्रंथ, जैसे कोई भी रिसर्च लिखता है तो उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं होती। संदर्भ ग्रंथ सूची से मतलब यही कि हमने कौन सी चीज, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है। जहां से ली है अगर वो प्रामाणिक है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी भी प्रामाणिक, अगर वो प्रामाणिक नहीं है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी भी अप्रामाणिक सिद्ध होगी। तो इसलिए संदर्भ ग्रंथ की सूची आवश्यक हो जाती है, बतानी भी। और रिसर्च में तो ये कंपलसरी होता है कि भाई आपने कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया है। इसके बाद इस क्रम में एक और नाम आता है आदि ग्रंथ का। आदि ग्रंथ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आदि ग्रंथ आप सभी जानते हैं कि इसके संपादक, लेखक नहीं कहेंगे, संपादक गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव के द्वारा यह संपादित हुआ और इसका संपादन वर्ष जो है वो 1504 ईस्वी में इसका संपादन हुआ, गुरु अर्जुन देव ने संपादित किया। अब इस ग्रंथ में भक्त कवियों के पद जो हैं वो संकलित हैं। इस ग्रंथ में 16 संत कवियों के पद संकलित हैं। संत कवियां जो है वो 16 हैं जिनके पद इसमें, वैसे मुख्य रूप से तो ये गुरु नानक के पदों के लिए जाना जाता है। आदि ग्रंथ मतलब एक विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ ग्रंथ माना जाता है, लेकिन संत मतलब निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो भी कवि थे उन कवियों में, उन संतों में 16 संत कवियों के पद इसमें लिए गए हैं। और इसके साथ साथ इस ग्रंथ की एक दूसरी विशेषता ये भी है कि कबीर के पदों का ये प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। कबीर के पदों को लेकर आपने देखा ही होगा, बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीर के पदों का संग्रह कबीर शीर्षक से किया है। तो अलग अलग विद्वानों ने उन पर रिसर्च किया है, उनके पदों का संग्रह करने का प्रयास किया है। अब सवाल उठता है प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया संग्रह जो है वो कबीर के पदों का प्रामाणिक संग्रह है, किसमें प्रामाणिकता अधिक है। तो ये बड़ा मतलब एक संत काव्य धारा में ये एक बड़ी विवादित वो है, वस्तु है, क्योंकि सभी संत कवियों की भाषा एक सी है और विषय भी सभी का एक है। एक ही बिंदु पर सभी उपदेश दे रहे हैं, पढ़े लिखे सभी नहीं हैं, सबकी भाषा जो है वो सधुक्कड़ी है। तो इसलिए ये विभेद करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा इसमें कबीर का है या कौन सा रैदास का है। ये समस्या इतिहास लेखन में भी बनी हुई थी। तो इस वजह से इसको मतलब आज भी ये समस्या कभी कभार सामने आ ही जाती है। हालांकि जो प्रामाणिक संग्रह है उनको हम लोग आधारगत करके चलते हैं, बावजूद ये समस्या कभी कभार देखने को मिलती है। कारण स्पष्ट है कि विषय और भाषा दोनों एक थी, इसलिए कौन सा किसका है ये बता पाना बड़ा टफ हो जाता था। अच्छा, ये स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं तो प्रामाणिकता के साथ अपना संग्रह रखते, तो ऐसा भी नहीं था। इन्होंने तो जो किया वो जनहितार्थ किया। इनका मकसद अपने आप को कवि सिद्ध करना नहीं था, अपनी महत्ता को प्रदर्शित करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद एक ही था कि हम समाज का कल्याण कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनका सारा ध्यान संकेंद्रित जो हुआ करता था वो उस पे था। इसलिए
कौन सा किसका है, इसको लेकर के थोड़ी सी संशय बनती है। यहां पर ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन ये भी रखिए कि कबीर के पदों का प्रामाणिक स्रोत, कबीरदास जी के पदों का ये प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इस क्रम में एक दो ग्रंथों पर चर्चा और हम लोग करेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता, और दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दोनों ही वार्ता ग्रंथ आप सभी जानते हैं। दोनों वार्ता ग्रंथ जो है वो 1568 ईस्वी में, समय की बात करें तो 1568 68 ईस्वी, और ये दोनों ही ग्रंथ जो लिखे गए हैं ये गोकुल नाथ के द्वारा, गोकुल नाथ जी ने लिखा है। विठल नाथ के पुत्र थे ये, विठल नाथ के चतुर्थ पुत्र थे ये, जो कि वार्ता ग्रंथ लिख करके प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्धि पाई इन्होंने। अब इन दोनों ही ग्रंथों में भक्त कवियों की जीवनी और उनके पदों की प्रस्तुति है। दोनों ग्रंथों में भक्त कवियों की जीवनी और उनके पदों की प्रस्तुति है। आपने अक्सर देखा होगा कि यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी आते हैं, और आपके नाभादास द्वारा प्रणीत भक्तमाल से भी आते हैं, किसके बारे में उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है। कई बार ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं। तो इन ग्रंथों का जो है वो महत्व है। अच्छा, इसमें इस ग्रंथ के बारे में एक चीज और भी खास है इन दोनों के बारे में, कि इन दोनों में क्या है कि भक्तों की जीवनी जो लिखी गई है वो गद्य शैली में लिखी गई है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इनमें भक्तों की जीवनी गद्य में है। ये एक खास इंफॉर्मेशन है, ये भी जरूर याद रखिएगा। यहां तक के जो ग्रंथ हैं यही आपके पूर्व पीठिका के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय जो है वो पूर्व पीठिका में लिया जाता है, क्योंकि इनका सहारा लिया गया है औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में। ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हुए हैं आगे के इतिहास लेखन में, इसलिए इन सभी ग्रंथों का अपने आप में विशेष महत्व है, और इनसे संबंधित जो तथ्यपरक जानकारियां हैं वो अक्सर आपके पेपर में पूछ ली जाती है। अब यहां से हम लोग जाएंगे औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में, और औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में जाएंगे तो वहां से हम लोगों के टॉपिक जो हैं वो थोड़े से और बड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर ग्रंथ का परिचय भी देना है, ग्रंथ की विशेषताओं का परिचय भी देखना है, देना है, उस ग्रंथ की सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, उसको भी देखना है। मतलब आलोच्य स्तर पर उसके जो भी तथ्यपरक जानकारियां हैं उन सभी का कलेक्शन हमें चाहिए हमारे एमसीक्यू के लिए। तो आगे से जहां से हम औपचारिक शुरुआत करेंगे यानी गारसा दतासी से, हमारे टॉपिक जो हैं थोड़े से और बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, आज चूंकि पहली क्लास थी, एक तरह से परिचयात्मक कक्षा थी हमारी ये, एक दूसरे से परिचित भी होना था, क्योंकि इसमें नए लोग भी होंगे, एक आध लोग पुराने भी होंगे। तो इसलिए आज की क्लास जो है मैं थोड़ी सी छोटी रख रहा हूं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्लास थोड़ी सी और बड़ी होती चली जाएगी। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। यहाँ तक आप लोग, मैं उम्मीद रखता हूं कि समझ गए होंगे जो भी चर्चाएं हुई हमारी। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपनी बात रख सकते हैं, या आप लोगों के जो भी सलाह सुझाव हैं
वो भी समय समय पर आप लोग देते रहेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जैसे ही थोड़ा सा इसमें संख्या बढ़ जाती है, आप लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिएगा ऑनलाइन छात्रों का, और उसमें जब भी आप लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, लेक्चरार बैच करके कुछ खास नाम अपना दे दीजिएगा, तो उसमें मेरा नंबर भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि कई बार किसी की ऐसी क्वेरी होती है जो क्लास के दौरान वो नहीं कर पाता है, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। अपनी समस्याओं से संबंधित जो भी उसकी समस्या होगी उसका परिहार किया जाएगा। तो इसलिए एक ग्रुप बना लेंगे, थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाने दीजिए, थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाती है तो, और उसमें मेरा जो नंबर है वो ऐड ऑन कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पे आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कभी भी। जैसे मैं क्लास के दौरान रहूंगा तो आपके फोन एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, बाद में कॉल बैक करूंगा। नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई ऐसी समस्या है तो अपना रेफरेंस देते हुए, परिचय देते हुए, जो भी समस्या होगी उस पर बात करेंगे हम लोग, और हर संभव कोशिश की जाएगी हर व्यक्ति की, हर छात्र की समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।